हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत समझेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या? तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि हमें एटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एटम क्या होता है। तो अगर देखें 18वीं सदी तक ये धारणा थी कि एटम विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अविभाज्य कण माना गया। वैसे भी ए और टॉम, ए का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है नॉट, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, अर्थात जिसको विभाजित ना किया जा सके वो कहलाता है आपका परमाणु। बट 19वीं सदी में जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इन कणों की खोज हो गई तो ये हो गया कि परमाणु भी विभाज्य कण माना जाने लगा। तो परमाणु क्या होता है 18वीं सदी के अनुसार कि वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो बिना अपघटित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके वो कहलाता है आपका एटम। अब 19वीं सदी में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इसको जब तोड़ा गया तो परमाणु में मालूम पड़ा कि इस पे दो प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। अब ये मूल कण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी मूल कण और एक होते हैं आपके स्थायी मूल कण। तो स्थायी मूल कण वे मूल कण होते हैं जो परमाणु में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और अस्थायी मूल कण वे होते हैं जो परमाणु में कभी होते हैं और कभी नहीं हो सकते, अर्थात वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे इसमें आपका पाई मेसान आता है, न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो आता है, और भी अन्य कई सारे मूल कण हैं जो अस्थायी होते हैं। और स्थायी मूल कणों के अंतर्गत इसमें 3 प्रकार के कण बताए गए। ये कौन कौन से हैं आपके? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को हम 1H1 इससे संकेत प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से ही और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। तो प्रोटॉन पर जो आपका होता है वो 1 इकाई धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन, कोई आवेश नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो परमाणु होता है वो आपका विद्युत उदासीन कण होता है, क्योंकि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो अब आपके ये जानेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनकी खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ये आपके खोजकर्ता हो गए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो ये आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान आपका चलता है तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम की। अब इसके बाद इन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो आपका धनावेशित होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के, और इसकी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन पर आपका कोई आवेश नहीं होता तो ये आपका उदासीन होता है। तो ये आपका हो गया मूल जानकारी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हमें जानकारी के लिए क्या आना चाहिए? तो पहले इसके खोजकर्ता कौन थे? तो नाभिक की खोज जो हुई थी वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने धातु की एक पतली पन्नी ली और इस धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कर दी। तो हम मान लेते हैं ये आपके अल्फा कण है। तो ये अल्फा कण क्या होते हैं? इस प्रकार से ये अल्फा कण बमबारी कर दी गई। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो हैं आपके बिना विचलित हुए, ये आपके जैसे ये अल्फा कण है तो ये आपका सीधा जा रहा है, ये अल्फा कण क्या है? ये अपने मार्ग से विचलन प्रदर्शित कर रहा है, और कुछ अल्फा कण जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में वापस लौट आ रहे हैं। तो इस घटना को
यानी ये अल्फा कण अपने मार्ग से वापस आ रहे हैं, कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ विक्षेपित हो रहे हैं, तो इस घटना को अल्फा कण प्रकीर्णन बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है कि अल्फा रेज स्कैटरिंग क्या है या अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, तो हमें यही दिखाना होता है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की, जिससे कुछ अल्फा कण क्या हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, कुछ अपने मार्ग से विचलन प्रदर्शित करते हैं और कुछ किसी ठोस सूक्ष्म भाग से टकराकर वापस लौट आते हैं। इस घटना को अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी सूक्ष्म, जहां से ये आपके अल्फा कण वापस लौटते हैं, इसी सूक्ष्म भाग को उन्होंने न्यूक्लियस यानी कि नाभिक नाम दिया। अब ये बताया कि नाभिक की प्रकृति क्या होती है, आपकी धनावेशित होती है, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है, और जो धातुएं होती हैं वो भी धनावेशित होती हैं। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो रिक्त या खोखला होता है, अर्थात ये परमाणु हो गया तो इसका अधिकांश भाग कैसा हो गया, खोखला हो गया, और इसके बहुत ही सूक्ष्म केंद्र भाग में एक दृढ़ कह सकते हैं ठोस भाग होता है, धनावेशित भाग होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस प्रकार से नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के पश्चात इन्होंने परमाणु मॉडल दिया, जिसको हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब इस मॉडल के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, अल्फा कण यानी कि नाभिक की खोज हो जाने के पश्चात रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसी को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाने लगा। इनके अनुसार जो परमाणु होता है, तो परमाणु में इसका ये आपका इन्होंने इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर संरचना दी कि एक ये बहुत ही सूक्ष्म भाग, इसको इन्होंने नाभिक नाम दिया, और ये बताया कि ये नाभिक हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन भी आपका धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये कहां पाए जाते हैं, परमाणु के केंद्र में अर्थात नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो ऋणावेशित कण होता है, वो इस नाभिक के चारों ओर क्या करता है, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है, ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये जो नाभिक है, इसकी त्रिज्या इन्होंने बताई 10⁻⁸ सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻⁸ मीटर। और ये जिस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये उन्होंने इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है। अब इसके बाद जब इसकी खोज हो गई, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दे दिया, तो इसके दोष भी आए। तो दोष कौन कौन से हैं, यही इसके इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के केवल दो दोष हैं। एक है आपका परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, और दूसरा है आपका रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। अब परमाणु के स्थायित्व के संबंध में क्या मतलब है, इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब ये चक्कर लगाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी, यानी इलेक्ट्रॉन में इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या होगा, कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जबकि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको ये सिद्ध नहीं कर पाए। तो पहला दोष हो गया आपका परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, कि ये परमाणु स्थायी क्यों होता है। तो इसका ये मेन रिजल्ट यही निकल के आया कि जब कोई भी वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो इसकी ऊर्जा में कमी आती है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं ये आपका नाभिक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है।
तो एक समय ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको ये सिद्ध नहीं कर पाए। फिर आता है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। तो ये पहले हमें आना चाहिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा 12वीं क्लास में। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि प्रकाश की किरणों का, मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश में आपको मालूम होगा कितने किरण होते हैं, कितने रंग होते हैं, ये विबग्योर, इतने प्रकार के प्रकाश में ये आपकी तरंगें होती हैं। तो प्रकाश किरणों का वह समूह जिसमें सभी संभव तरंगदैर्घ्य वाली किरणें उपस्थित होती हैं वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसको रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस प्रकार, जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो जब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो होना क्या चाहिए, इसका स्पेक्ट्रम भी लगातार निरंतर कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन या अन्य किसी भी परमाणु का देखें तो उनके स्पेक्ट्रम से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, लेकिन क्यों होता है ये रदरफोर्ड सिद्ध नहीं कर सके। तो इनके जो दो मुख्य दोष हैं ये आपके रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दो दोष हो गए। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें जो कमियां आई, उन कमियों को दूर करके एक वैज्ञानिक आए नील्स बोर, इन्होंने परमाणु मॉडल दिया, अर्थात बोर की रदरफोर्ड की कमियों को दूर करके नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया। इनके केवल दो मुख्य बिंदु हैं, जिनमें से पहला है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हो गया आपका नाभिक, और ये हो गई वृत्तीय कक्षा जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसको उन्होंने नाभिक नाम दिया और बताया कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है। तो ये यहां ये चक्कर लगाएंगे, चाहे इस कक्षा में हो चाहे ये इस कक्षा में हो। तो किसी भी कक्षा में होंगे तो जब जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। परंतु जब अब ये आपका नाभिक से नजदीक की कक्षा है, इसलिए जब इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इसकी ऊर्जा और इसकी दोनों में अंतर होगा। तो मान लेते हैं दोनों के एनर्जी में डेल्टा ई, जो एनर्जी परिवर्तन यानी ऊर्जा का परिवर्तन है वो डेल्टा ई है। अर्थात इसकी अगर हम E2 मान लें, इसकी E1 मान लें, तो E2 माइनस E1, या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऑर्बिट से यानी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो एक तो इन्होंने ये पॉइंट दिया, और दूसरा जो सबसे मुख्य बिंदु है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका कोणीय संवेग होता है आपका m इंटू वी। अब कोणीय संवेग कह रहा है तो ये हो गया आपका mvr इज इक्वल टू nh/2π, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनका कोणीय संवेग n, ये आपकी हो गई कोषों की संख्या, और h हो गया आपका प्लांक नियतांक, और पाई की वैल्यू सभी को मालूम होगा। m हो गया आपका द्रव्यमान, v हो गया आपका वेग, और r हो गई आपकी त्रिज्या। तो जिनका कोणीय संवेग nh/2π का सरल गुणक होता है, केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। ये नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया। इसके बाद इनकी में इस मॉडल में भी कुछ कमियां आई। तो उनमें क्या बताया कमियों में कि ये हाइड्रोजन जैसे, इनके दोष क्या है कि हाइड्रोजन के समान, जैसे हाइड्रोजन H हो गया, लिथियम हो गया, तो अगर इसके समान देखें तो इस पर प्लस आवेश लगा दें, इस पर प्लस आवेश लगा दें, Na+ लगा दें, तो हाइड्रोजन और लिथियम के समान जो भी परमाणु होंगे उनके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो ये परमाणु मॉडल कर सकता है। लेकिन जो बहुपरमाणु आयन होंगे, जैसे मान लीजिए NO2-
या NO अर्थात CO2, कोई भी अन्य जैसे यौगिक परमाणु होंगे कि जिसमें बहुत से परमाणु लगे हैं वो आयन, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये परमाणु मॉडल नहीं करता है। ये आपके नील्स बोर के परमाणु मॉडल का मुख्य दोष है। अब जब नील्स बोर का परमाणु मॉडल आ चुका, उसके पश्चात सबसे पहले आपको आना चाहिए कुछ अन्य इसी के बारे में जानकारी। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Z से। इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, अभी बताए थे कि नाभिक में आपका क्या पाया जाता है कि न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अर्थात Z = P, वो क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। परंतु अगर हम देखें कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो प्रोटॉन धनावेशित है, तो उदासीन होने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Z = P = E, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद आता है परमाणु भार या एटॉमिक वेट। अब ये क्या होता है? इसको हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, लेकिन परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों में सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन फिर भी हम एक ही मान के चलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या को हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो A क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, अब नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको सामूहिक रूप से, ये बहुत ही अच्छी सूक्ष्म चीज है, जिनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में या किसी भी परमाणु में न्यूक्लियॉनों की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या, या उसी को परमाणु भार बोलेंगे। या कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है? आपका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाती है। इसके पश्चात परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया। अब देखते हैं आप समस्थानिक, बहुत ही सूक्ष्म चीज। इस पर बच्चे कंफ्यूजिंग ज्यादा होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि समस्थानिक क्या है या समभारिक क्या है। तो समस्थानिक को हम देखें तो इसकी इंग्लिश होती है आइसोटोप्स, ठीक। और दूसरा होता है समभारिक। समभारिक मतलब आइसोबर्स। अब अगर हम यहीं से देख लें, समभारिक, भार मतलब समान, सम यानी समान, तो जिनका भार समान हो, भार मतलब परमाणु भार। तो ऐसे परमाणुओं के जोड़े जिनके क्या हो? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वो कहलाते हैं समभारिक। जैसे अगर लिख दिया जाए K1940 Ca2040, तो ये आपका परमाणु क्रमांक इसका 19 है, इसका कितना है? 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की क्या है? बराबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? समभारिक। समस्थानिक में जस्ट इसका उल्टा, कि जिनमें परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए लेकिन परमाणु भार क्या होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। जैसे आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इसके परमाणु क्रमांक दोनों सभी तीनों के क्या है? समान है, लेकिन परमाणु भार जो आपके क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। फिर इसके बाद आते हैं आपके समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक जो ऐसा बोलता जाए, समन्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो मेन हमें 2 चीजें आनी चाहिए, समस्थानिक और समभारिक। अब हम जानते हैं सेल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये हर बच्चे को आनी चाहिए, हर स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। तो सेल क्या होता है, जैसा कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया, और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है उसको हम सेल या कोश कहते हैं। ठीक है ना, कि तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, कोश या सेल। फिर आता है सब सेल। तो कोश को हम KLMN ... सो ऑन, तो यहां इन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि आपका ये नाभिक है और ये आपकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी, ये चौथी, और बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको हम के नाम, इसको L से, इसको M से, इसको N से, फिर ... जितनी कक्षाएं आती जाएंगी ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो कोश हो गया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कोश कहेंगे। इनको हम KLMN ... इन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है आपका सब सेल यानी उपकोश। तो उपकोश क्या होते हैं या सब सेल क्या होती है, तो जो ये आपके सेल होते हैं, तो प्रत्येक कोश की जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, समान नहीं होती है। इसलिए इन्हें पुनः छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों में, या कह सकते हैं छोटे छोटे ऊर्जा खंडों में विभाजित किया गया है, जिनको हम उपकोश कहते हैं। ये आपके 4 S, P, D एंड F, तो ये आपके 4 प्रकार के उपकोश होते हैं। तो कह सकते हैं उपकोश में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक कोश की ऊर्जा समान नहीं होती, इसलिए इन कोशों को पुनः छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों में डिवाइड किया गया है, जिनको हम सब सेल या उपकोश कहते हैं, जिन्हें हम S, P, D और F से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपका सबसे मेन, क्योंकि सेल में और ऑर्बिटल में कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सेल में क्या है और ऑर्बिटल में क्या है। तो ऑर्बिटल में होता है कि नाभिक के चारों ओर, ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो नाभिक के चारों ओर जिस वृत्तीय कक्षा में, या कह सकते हैं नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, वो आपका ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्बिटल ऊर्जा और आकृति की दृष्टि से आपके 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है आपका S ऑर्बिटल, एक P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल। तो S ऑर्बिटल जो होता है आपका वो एक केवल सिंगल होता है और इसकी आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है। अगर मान लीजिए ये 1s ऑर्बिटल है तो दूसरा वाला थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये 2s ऑर्बिटल हो गया, तीसरा वाला और बड़ा, तो ये 3s ऑर्बिटल हो गया। तो S ऑर्बिटल क्या होगा, ये आपकी इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब आइए P ऑर्बिटल में, तो P ऑर्बिटल जो होती है इसकी आकृति होती है डम्बुल। डम्बुल देखें आप लोग इस प्रकार से। तो मान लेते हैं ये आपका P ऑर्बिटल है। तो P ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तो हमें इनकी की आवश्यकता पड़ेगी। तो P ऑर्बिटल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है Px ऑर्बिटल, एक Py ऑर्बिटल और एक Pz ऑर्बिटल। तो P की ऑर्बिटल की आकृति कैसी हो गई, डम्बुलाकार, और उनके 3 प्रकार हो गए, Px, Py और Pz। फिर इसके बाद आते हैं D ऑर्बिटल। तो D ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वह द्विडम्बुलाकार। किस प्रकार से, जैसे 2 डम्बुल मिला दिए जाए, तो मान लिया हमने ये 2 डम्बुल मिला दिए, तो ये आपका बन गया D ऑर्बिटल। ये आपकी 5 प्रकार की होती हैं, सबसे मेन आपका यही है D ऑर्बिटल। तो ये आपका होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये 5 प्रकार की ऑर्बिटलें होती हैं, कौन, D ऑर्बिटल। और जो F ऑर्बिटल होती है इसकी आकृति जो होती है वो जटिल होती है। कैसी होती है, जटिल होती है। और ये ऑर्बिटल जो है आपकी 7 प्रकार की होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आती है आपकी fx y स्क्वायर, इसके बाद fx क्यूब,
फिर एफ वाई क्यूब, इसके बाद एफ जेड क्यूब, फिर आती है आपकी एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर इसके बाद एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पे क्या याद रखना है, ये सीरीज हमको याद होनी चाहिए। अगर हम इस क्रम को भूल गए, मान लीजिए हम इस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहां कर दिए या इसको वहां ले गए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये क्रम बहुत ही ध्यान पूर्वक अच्छे से लर्न कर लेना है। ये आपकी 7 प्रकार की कौन सी, एफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल 5 प्रकार की, पी ऑर्बिटल 3 प्रकार की, और एस ऑर्बिटल केवल सिंगल 1 प्रकार की होती है। तो अब इसके बाद आपको ये वीडियो हमारा यहीं पे बंद होता है, और अगला वीडियो जो होगा आपका क्वांटम नंबर्स पर हम आपको बताएंगे क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं। और इसके अलावा आपको जिस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपको वीडियो ज़रूर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।